नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो आज करेंगे। तो लास्ट जो क्वेश्चन था अपना वो क्वेश्चन था कि भैंस का यौनारंभ कितना होता है। भैंस का यौनारंभ कितना होता है। तो भैंस के यौनारंभ में ऑप्शन दे रखे थे अपने पास 24 से 30 मंथ, 18 से 24 मंथ और 27 मंथ और 30 मंथ। कितना होता है भैंस का? 24 से 30 मंथ। कितना होगा? 24 से 30 महीने, या कह सकते हो 24 से 30 महीने का यौनारंभ होता है। कितने महीने का? 24 से 30 महीने का। ठीक है। यौनारंभ क्या होता है? जब पशु है वो प्रजनन के लिए क्या हो जाता है? योग्य हो जाता है, या कह सकते हो कि जब पशु में जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं, मादा पशु में अंडाणु बनने लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यौनारंभ। ठीक है। तो यौनारंभ अवस्था कब आती है भैंस में? 24 से 30 महीने की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, गाय भैंस में मध्य चक्कर की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईट्रस साइकिल इन गोट? सॉरी, यहाँ गोट की जगह क्या आएगा? भैंस। काउ एंड बफेलो। कितना होता है गाय भैंस? कितना होता है? 24 से 36। क्या होता है? 24 से 36 घंटे का क्या होता है? मध्य चक्कर होता है। 24 से 36। अब मध्य चक्कर होता क्या है? तो मध्य चक्कर की अगर बात करें, ठीक है, सॉरी मध्य चक्कर नहीं, मध्यकाल। ठीक है, ये यहाँ क्या आएगा? मध्यकाल। क्या है? मध्यकाल। मध्य चक्कर तो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का। कितने दिन का होगा? 21। एक होता है मध्यकाल। तो मध्यकाल कितने घंटे का होता है? कितने समय में मादा है वो क्या रहती है? संभोग की इच्छुक रहती है, या नर पशु की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। तो कितने घंटा का रहता है बेटा? 24 से। मध्यकाल अवधि कितनी होती है? 24। अगर पूछे मध्य चक्कर, मध्य चक्कर की अगर बात करें तो गाय में मध्य चक्कर, गाय या भैंस दोनों में मध्य चक्कर अवधि है वो कितने दिन की होती है बेटा? 21 दिन की। बकरी में अगर आपसे पूछे, बकरी में पूछे तो कितने दिन की होगी? ईट्रस साइकिल कितने दिन का होगा? बकरी में 18 से 21 दिन का। कितने दिन का होता है? 18 से 21 दिन का। ठीक है। भेड़ में अगर पूछे 16.5 दिन का। कितने दिन का होता है? 16.5, या कह सकते हो 16 से 17 दिन का क्या होता है इसमें? मध्य चक्कर अवधि। ठीक है। मध्य चक्कर, दो मध्यकालों के बीच की अवधि को या समय को हम क्या कह सकते हैं बेटा? मध्य चक्कर। ठीक है। टाइम बिटवीन टू ईट्रस साइकिल्स। ठीक है। दो मध्यकाल के बीच का जो समय है उसको हम क्या कहेंगे? ईट्रस साइकिल। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें द बेस्ट टाइम ऑफ फॉर ब्रीडिंग ऑफ काउ एंड बफेलो, गाय भैंसों में प्रजनन का सर्वोत्तम समय है। कब हमें प्रजनन करवाना चाहिए? मध्यकाल में हम प्रजनन करवाते हैं, है ना। तो मध्यकाल का कौन सा समय सबसे अच्छा माना जाता है? कौन सा? मध्यकाल के प्रारंभ के 12 घंटे, या मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे, या मध्यकाल के प्रारंभ होने के 24 घंटे, या मध्यकाल के प्रारंभ होने के 10 से 15 घंटे? कौन सा होगा? दूसरा। चलो, कौन सा होता है? मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे, लास्ट 8 हॉर्स ऑफ ईट्रस साइकिल। ठीक है, ईट्रस पीरियड। ईट्रस पीरियड या मध्यकाल के जो लास्ट या अंतिम 8 घंटे हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्रजनन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो, 8 से 10 घंटे में आप प्रजनन करवाते हो ना, लास्ट के 8 से 10 घंटे जो है इनमें प्रजनन या गर्भ धारण करने की संभावना क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमैंथी पशुओं के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अब देखो, रोमैंथी की अगर बात करें, रोमैंथी किसको बोला था? जिसके खुर कितने भागों में बटे हो? 2 भागों में। दूसरा हमने क्या कहा था? इसका आमाशय कितने भागों में बटा रहता है? 4 भागों में। कितने भागों में बटा रहेगा? 4 भागों में। ठीक है। इनके खुर है वो कितने भागों में बटते हैं? 2। ये क्या करते हैं? जुगल। क्या करेंगे? जुगल। ठीक है।
अब इनके आमाश से 4 भागों में बटे होते, 4 कौन कौन से थे? तो पहला कौन सा था? रूमेन, दूसरा ओमेज रेक्टिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोजम। ये 4 भाग थे। देखो सबसे पहले आता है रूमेन। रूमेन है वो कितना प्रतिशत होता है? 80%। तो ये क्या है? सबसे बड़ा भाग। ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा था? रेक्टिकुलम। ये क्या था? दूसरा भाग था। क्या था दूसरा? कितना परसेंट था? 5%। और सबसे क्या था? छोटा भाग। सबसे क्या था? छोटा भाग। चलिए, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला रूमेन। तो रूमेन कितना परसेंट था? 80%। सबसे बड़ा भाग था। दूसरा रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम की अगर बात करें तो ये कितना था? 5%। सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। फिर आपके कौन सा है? ओमेजम। कितना था ओमेजम? 7 से 8%। देखो पीछे। ये देखो, ये देखो, रूमेन कितना था बेटा? 80%। ठीक है। रेक्टिकुलम 5%। फिर ओमेजम कितना था? 7 से 8%। और आपका फिर ओबेजोम कितना है? 6 से 7%। अब देखो इनमें से सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? रूमेन। छोटा कौन सा हो गया? रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम। फिर कौन सा? इससे छोटा अगर बात करें तो कौन सा हो गया बेटा? इससे छोटा कौन सा है? एबोजम। और फिर 7 से 8% कौन है? ओमेजम। ठीक है। ये भाग थे। क्लियर? देखो देखो क्वेश्चन में भी क्या देख पूछा है? सबसे बड़ा भाग। ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमेन। कौन सा है? रूमेन। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमेन। ठीक है। क्लियर? कई बार क्वेश्चन फंक्शन से पूछ सकता है, क्या कार्यों से पूछ सकता है। तो कार्य की अगर बात करें तो रूमेन का क्या काम है बेटा? भोजन का भंडारण करना। भोजन का क्या करना? भंडारण। भोजन का क्या करना? भंडारण करना। दूसरा काम क्या था? भोजन का क्या कर रहा था? किण्वन। और स्पेशल पूछे तो किसका कर रहा था किण्वन? किसका कर रहा था? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का क्या करता है बेटा? ये किण्वन करता है। सेल्यूलोज का क्या करेगा? किण्वन। समझ गए बात क्यों? फिर पूछता रेक्टिकुलम के क्या काम है? तो रेक्टिकुलम क्या कर रहा था? हार्डवेयर था, ये हार्डवेयर प्लेस था। तो भोजन से क्या कर रहा था? कंकर पत्थर को अलग कर रहा था। क्या कर रहा था? अलग कर रहा था। फिर ओमेजम। ओमेजम क्या काम कर रहा था? ओमेजम क्या कर रहा था? पानी का यूटिलाइजेशन कर रहा था। पानी का क्या कर रहा था? यूटिलाइजेशन। एबोजम, इसको हमने क्या कहा था? सत्यामाशय कहा था। ट्रू स्टोमच कहा था। ठीक है। फाइनल स्टोमच इसी को कहा था। इसमें क्या होते हैं? ये ग्रंथिल भाग होता है। ग्रंथिल भाग होता है तो इसमें क्या मिलेंगे आपको? पाचक रस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पाचक रस, जो क्या करेंगे? भोजन को, भोजन के का पाचन करते हैं। भोजन का क्या करेंगे? पाचन। ठीक है। डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? एबोजम। कई बार इसमें से पूछ लेता है कि बेटा इसका तापमान पूछ लेता है। तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 39। ठीक है। क्लियर? या ये पूछ लिया आपसे कौन कौन सी गैस मिलेंगी, तो कौन सी गैस मिलती है? अमोनियम एंड सीओ मीथेन, सॉरी, कौन कौन सी? मीथेन और CO2। कौन सी मिलेंगी? CO। ठीक है। क्लियर? चलो आगे। आया समझ में? तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा बेटा? रूमेन कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 80%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? अब ये तरल नाइट्रोजन काम क्या आती है एनिमल हस्बेंड्री में? क्या काम आएगी तरल नाइट्रोजन? तो तरल नाइट्रोजन है वो बेटा वीर्य को संग्रहित करने, स्टोरेज कर रहे थे सीमन का, तो सीमन स्टोरेज के लिए
कार्यो प्रिजर्वेशन काम में ले रहे थे हम, ठीक है। उसमें क्या है, या तो CO2 काम में लेते हैं या क्या लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। अब लिक्विड नाइट्रोजन का क्या पूछा है, तापमान, क्या पूछा है, तापमान। तो लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, माइनस। ये तो किसका होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का, ठीक है। फिर गुण्यासी ये होता है बेटा CO2 का, माइनस गुण्यासी या 79 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, CO2 का। किसका होगा, CO2 का, ठीक है। तो CO2 का कितना, -79 डिग्री सेल्सियस, और आपका लिक्विड नाइट्रोजन है उसका कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर, चलो तो फिर नेक्स्ट है, गर्भ धारण की जांच कौन सी विधि से करते हैं, गर्भ धारण की जांच कौन सी विधि से करें। चलो देखो, गर्भ धारण की जांच कौन सी विधि से करते हैं, तो गर्भ धारण की अगर बात आए तो गर्भ धारण की जांच है वो कौन सी विधि से करेंगे बेटा। एक तो आता है रेक्टम पाल्पेशन, कौन सा आता है, रेक्टम। दूसरा कार्यो प्रिजर्वेशन, कौन सा है, कार्यो प्रिजर्वेशन। हाथ योनि विधि और गुद्दा योनि विधि, ठीक, बिल्कुल नहीं, हाथ योनि विधि मैंने बताया था। जब आप गर्भ धारण की जांच करते हो तो हाथ में एक दस्ताना पहनते हैं, उस पे थोड़ा साबुन लगाते हैं, फिर जो गुद्दा होता है उस गुद्दे में हाथ डाल के पशु के और गर्भाशय को छू के देखते हैं, ठीक है। छूने पे हमें कोई उभरी हुई वस्तु दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या धारण कर लिया है, गर्भ धारण। पशु ने क्या कर लिया, गर्भ धारण, ठीक है ना। तो पहली आपने बताई हाथ योनि विधि, ये तो बेटा प्रजनन करवाने की विधि है, ठीक है। या कह सकते हो इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान करवाने की क्या है, विधि है। किसकी विधि है, कृत्रिम गर्भाधान करवाने की क्या है, विधि। दूसरा है आपका गुद्दा योनि विधि, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान की क्या है, विधि है। इसमें तो क्या कर रहे थे, हाथ योनि विधि में योनि में हाथ डाल रहे थे और हाथ के पास से हम क्या डाल रहे थे, पिचकारी, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, गुद्दे में हाथ डाल रहे थे और योनि से क्या कर रहे थे, पिचकारी डाल रहे थे, ठीक है। फिर आती है कार्यो प्रिजर्वेशन, इसमें क्या कर रहे थे, सीमन का स्टोरेज कर रहे थे, या कह सकते हो वीर्य का क्या कर रहे थे, संग्रहित, वीर्य को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। फिर बच्ची आपके पास कौन सी, रेक्टम पाल्पेशन, कौन सी बच्ची है, रेक्टम पाल्पेशन। और ये रेक्टम पाल्पेशन विधि से हम क्या करते हैं, गर्भ की जांच, गर्भ धारण की क्या करते हैं, जांच करते हैं। गर्भ धारण की क्या करेंगे, जांच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेक्टम पाल्पेशन, क्या होगा, रेक्टम पाल्पेशन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ धारण की जांच कितने दिन बाद की जाती है, गर्भ धारण की जांच कितने, आपने क्या किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान कर दिया। कृत्रिम गर्भाधान करने के कितने दिन बाद गर्भ धारण की जांच करोगे, ठीक है, कितने दिन बाद, 60 से 90, ठीक है। अगर आप गर्भ धारण की ऐसे भी अगर पता लगाना सामान्य रूप से देखते हो तो जब पशु गर्भ धारण कर लेता है तो एक तो दोबारा किस में नहीं आता, मध्यकाल, ठीक है। दूसरा, उसके शरीर के जो अंग है वो क्या करने लगते हैं, ग्रोथ, जैसे अयन बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। पेट है वो बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। लगभग 4 से 5 महीने, सॉरी 5 महीने, 4 से 5 महीने बाद आपको पेट में क्या हिलने लग जाए, हिलता हुआ दिखाई देगा, बच्चा हिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। इसलिए जो हम गर्भ धारण की जांच करवाते हैं वो कितने दिन बाद करवाते हैं, 60 से 90 दिन, ठीक है। 282 दिन क्या होता है, गाय का गर्भकाल, क्या होता है, गर्भकाल। 310 दिन भैंस का गर्भ, भैंस का क्या है, गर्भ, भैंस का क्या है, गर्भ, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट,
फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली, रूमिनेशन कौन सा कर सकता है? ठीक है, देखो बहस है। अब देखो जुगाली कौन कौन से करते हैं, तो मैंने दो बताए थे। कितने प्रकार के थे पशु आपके? तीन प्रकार के। तीन में कौन कौन से? दो कर रहे थे। एक तो रोमन थी, रूमिनेंट, और एक आभासी रोमन थी। कौन से कर रहे थे? आभासी, जिसमें ऊंट आ रहा था। ठीक है, इसमें कौन सी आती है? भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है। ये किस में आती है बेटा? आभासी। आभासी है और आपके रोमन थी है, दोनों क्या करते हैं? जुगाली। ऊंट करता है जुगाली, मुंह चलाता रहता है, चलाता रहता है। गाय भैंस भी चलाती है ना। तो ये क्या करते हैं? जुगाली। तो इसमें पूछा जुगाली कौन से करते हैं? सुअर कैसा है? एरोमन थी। ठीक है, मुर्गी, मुर्गी भी एरोमन थी है, कुत्ता भी एरोमन थी है। बचा कौन सा? भैंस। कौन सा बचा? भैंस। इसमें कौन सा आएगा? भैंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन स्रावित होता है? देखो, अधिवर्क ये तो होगा नहीं बस ही, पिट्यूटरी भी नहीं होगा, थायराइड भी नहीं होगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, है ना। तो ये भी नहीं होगा। या कौन सा होगा इसमें? अंडाशय, ओवेन। कहाँ होगा? ओवेन। ठीक है, देखो प्रोजेस्ट्रोन है वो कैसा हार्मोन है? मादा हार्मोन। ठीक है, मादा जनन तंत्र में स्रावित होने वाला क्या है? हार्मोन है। ठीक है ना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नाम आए तो वो कौन सा है बेटा? नर का। किसका है? नर का। ठीक है, नर जननांग में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टो। फिर है सगी बहन, सगे भाई, या पिता एवं बेटी, या माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन को कहा जाता है। सेक्स बिटवीन ए रियल सिस्टर एंड ए रियल ब्रदर, और ए फादर एंड ए डॉटर, और ए मदर एंड ए सन। अब इसने क्रॉस किस किस के बीच में करवाया है? पहला क्रॉस करवा दिया बेटा किसके बीच में? सगी बहन, बहन और भाई के बीच में क्या करवा दिया? क्रॉस। ठीक है, दूसरा है, इसने किसके बीच में कराया? पिता और बेटी के बीच में, पिता और बेटी। तीसरा क्रॉस किसमें करवाया है? माँ क्रॉस बेटी। अब देखो इसमें कोई अलग स्पीसीज नहीं है, सेम स्पीसीज के बीच में करवा रहे हैं ना। तो पहले ही तो कंफर्म ये हो गया कि कौन सी ब्रीडिंग है इसमें। दो प्रकार की ब्रीडिंग बताई थी, आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग। दो प्रकार की बताई थी, एक थी इन ब्रीडिंग और एक था आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में तो क्या कर रहे थे बेटा? पीढ़ियों का अंतर रख रहे थे और स्पीसीज का अंतर रख रहे थे। ठीक है, इनब्रीडिंग में सेम स्पीसीज काम में ले रहे थे। ठीक है, अब इसको भी मैंने दो भागों में बांट दिया था, एक तो लाइन, ठीक है, और एक लाइन और क्लोज, लाइन और क्लोज। ठीक है, दो भागों में बांटा। अब इसमें पूछा कौन सा है बेटा कि ऐसा संकरण जब करवाते हैं तो कौन सा होगा? हम्म, कौन सा होगा? क्लोज। क्लोज कौन सा होता है? अच्छा, इन ब्रीडिंग में क्या करेंगे? सॉरी, लाइन ब्रीडिंग में किस किस के बीच में क्रॉस करवाएंगे? कुछ पीढ़ियों का डिफरेंस रखेंगे क्या? कुछ पीढ़ियों का, जैसे चाचा और भतीजी के बीच में क्रॉस करवा रहा हूं, ऐसा क्रॉस की कौन सा होगा? हम्म, ऐसे क्रॉस को क्या कहेंगे?
चाचा और भतीजी के बीच में, लाइन ब्रीडिंग और क्लोज ब्रीडिंग। चाचा और भतीजी क्लोज मेंबर है, ठीक है। लाइन का मतलब सीरियल से हम करवा रहे हैं, है ना। तो ऐसे समझ लिया करो इसको, लाइन का मतलब सीरियल से करवा रहे हैं, क्लोज का मतलब क्लोज मित्र बोलते हैं, ऐसे क्लोज फ्रेंड है मेरा। पीढ़ी तो सेम नहीं है ना, फ्रेंड ही तो है ना। तो चाचा और भतीजी क्या आ रही है, क्लोज आ रही है, तो इसमें तो कौन सी होगा, क्लोज। अब देखो इसमें लाइन, बहन और भाई लाइन से ही है ना। पिता और बेटी सेम ही है, माँ और बेटी सेम है ना। तो कौन सी ब्रीडिंग होगी बेटा इसमें, लाइन ब्रीडिंग। कौन सी होगी, लाइन, ठीक है। चलो देखो, फिर जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर होता है, ठीक है। उदर का मतलब यहां पूछा आमाशय, ठीक है। आमाशय कितने भागों में बटा होता है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका आमाशय कितने भागों में बटा है। तो जुगाली करने वाले का कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक है। वैसे तो होता है आभासी रोमैंथी भी होते हैं, लेकिन हम मानते किसको सही, जुगाली करने वाले रोमैंथी को। जुगाली तो आभासी वाले भी करते हैं। तो जुगाली वाले को कितने, 4, गाय है भैंस है, इनका कितने भागों में बटा रहता है, 4 भाग, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन बेटा, आए समझ में, टॉपिक भी समझ में आएगा, पूरा रिवीजन भी हो गया, ठीक है। आप बात करते हैं आहार प्रबंधन। प्रजनन तो पढ़ लिया, ठीक है। डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि एनिमल हस्बेंड्री किसकी शाखा थी, एग्रीकल्चर की, जो किसके साथ डील कर रही थी, ब्रीडिंग, केयरिंग और फीडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं फीडिंग की, किसकी बात करेंगे, फीडिंग की, ठीक है। तो पहली बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन, पशु पोषण की, ठीक है। तो सबसे पहले पशुओं में आहार की जो गणना की जाती है, आहार की गणना की जाती है, वो गणना किसके अकॉर्डिंग की जाती है बेटा, आहार की गणना शरीर के बाहर, किसके आधार पे, शरीर के बाहर के आधार पे, ठीक है। शरीर के बाहर के आधार पे हम उनको क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, क्या देते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। आहार देंगे, तो देखो पशुओं में आहार की गणना शरीर बाहर तथा उत्पादन के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर की जाती है, किसके आधार पर की जाती है, पशु कैसा उत्पादन दे रहा है, ठीक है। एक होता है जीवन निर्वाह हो रहा है, जीवन निर्वाह के लिए हम आहार की क्वांटिटी क्या रखते हैं, कम रखते हैं ना। लेकिन उत्पादन देने वाला पशु है, उत्पादन आहार है, उसमें क्वांटिटी क्या रखेंगे, ज्यादा, क्योंकि हमें क्या दे रहा है, उत्पादन। जैसे दूध देने वाला है तो उसको कैसा आहार देंगे बेटा, उत्पादन। और जो दूध नहीं दे रहा है उसको कैसा आहार देंगे, जीवन निर्वाह, ठीक है। कि वो जीवन निर्वाह, उसके तापमान को और वजन को निश्चित बनाए रखने के लिए जो आहार देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, जीवन निर्वाह, ठीक है ना। क्लियर। तो उसके बाहर के आधार पे हम क्या करते हैं, आहार का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। फिर दूसरा है डाइट इन एनिमल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर है पशुओं को रातब में, पशुओं के रातब में 17% पाच्य प्रोटीन, 17% क्या देंगे, पाच्य प्रोटीन, व 7% कुल पाच्य पाच्य पदार्थ देना चाहिए। कितना देना चाहिए, कुल 7% पाच्य। रातब में कितना पाच्य प्रोटीन कितनी है, 7%, ठीक है। कुल पाच्य पदार्थ कितने दोगे, 7%। कितना देते हो, 7%, ठीक है। क्लियर। फिर है सूखे व हरे चारे का अनुपात, सूखे व हरे चारे का क्या है, अनुपात। सूखे व हरे चारे के अनुपात की अगर बात करें, सूखे व हरे चारे के अनुपात की अगर बात करें बेटा, तो हम क्या करते हैं, जनरली पशुओं को सूखा चारा देते हैं और उसके अंदर क्या मिलाते हैं, हरा चारा, ठीक है। तो ऐसा आप मिश्रण जब बनाते हो तो उसका अनुपात कितना रखोगे, 3:1, ठीक है। 3 भागे किसका रखोगे, और 1 भागे हरे चारे। और जनरली यही करते हैं हम, ये करते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, सूखा चारा ज्यादा डालते हैं और हरा चारा कम। सूखे चारे के 2 बट्ठल जो बोला है, 2 बट्ठल डालो, और हरा चारा को
एक बट्ठली डाल लो, कम डालते हो ना, तो कितना अनुपात रखते हैं, 3:1। और हरा चारा दुधारे पशुओं को देना चाहिए। हरे चारे से पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। दुग्ध उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा, हरे चारे में पानी की मात्रा अच्छी होती है और पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, अच्छी होती है। क्लियर, चलो आगे। चलो नेक्स्ट आता है बेटा फिर डाइट। आहार होता क्या है, किसे हम आहार कहते हैं। ठीक है, तो पशु को बेटा 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में जो भी खाने को दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आहार या डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार या डाइट कहेंगे। ठीक है, एनीथिंग गिवन टू द एनिमल टू ईट विदिन 24 hours इज कॉल्ड डाइट। ठीक है, पशु को 24 घंटे में जो भी कुछ खाने को दिया जाता है वह क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। क्या कहलाएगा, आहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा फूड या भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ क्या कहेंगे, आहार के किसी एक अवयव को, आहार के किसी एक अवयव को, जैसे तुम लोग खाते हो, फल भी खाते हो, आहार आ गया तुम्हारा। फिर रोटियां भी खाते हो, आहार आ गया ना। सब्जी खाते हो, आहार आ गया। ठीक है, अब इसमें से कोई एक अवयव है, जैसे मैंने कह दिया फ्रूट्स को क्या कह दिया, भोज्य पदार्थ। क्या कह दिया, भोज्य पदार्थ। तो आहार का एक जो अवयव है उसको हम क्या कहेंगे, भोज्य पदार्थ। क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ। क्लियर, चलो फिर एनी वन कंपोनेंट ऑफ डाइट इज कॉल्ड फूड, या आहार के किसी एक अवयव को हम क्या कहेंगे बेटा, भोज्य पदार्थ। क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट या पोषक तत्व किसे कहेंगे। ठीक है, तो आहार में पाए जाने वाले सभी अवयव जो पशु के जीवन चक्र के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व या न्यूट्रेंट। ऑल दोज एलिमेंट्स फाउंड इन द डाइट विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ द एनिमल, जो पशु के जीवन के लिए आवश्यक अवयव है उनको हमने क्या कहा है, पोषक तत्व है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट हो गई, ठीक है, खनिज लवण हो गए, ये क्या होते हैं, पशु के लिए आवश्यक होते हैं, इनको हमने क्या कह दिया, पोषक तत्व। फिर आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार किसको कहेंगे, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, 9th-10th में भी आता है आपके, आता है ना। तो संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व है, जिसमें सभी पोषक तत्व है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, पर्याप्त कह सकते हो या उचित मात्रा में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। क्या कहेंगे, संतुलित। ठीक है, ए डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड इन द राइट प्रोपोर्शन। ठीक है, निश्चित मात्रा में और उचित मात्रा में क्या मिल रहे हैं, सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार। ठीक है, फिर आता है सब्सिस्टेंस डाइट या जीवन निर्वाह आहार। ठीक है, आहार की वह मात्रा जिससे पशु को स्वस्थ व शरीर के तापक्रम व भार को यथावत बनाए रखने हेतु दी जाती है। आहार की वह मात्रा जो पशु के स्वास्थ्य, तापक्रम, ठीक है, और वजन को यथावत का मतलब वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए जो आहार दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, जीवन निर्वाह। क्या कहेंगे, जीवन निर्वाह आहार कहेंगे। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्शन डाइट, उत्पादन आहार किसको कहेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फूड विच इज गिवन टू द एनिमल फॉर प्रोडक्शन पर्पज, उत्पादन के पर्पज से जो आहार की मात्रा हम देंगे उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उत्पादन आहार। क्या कहते हैं, उत्पादन आहार, सॉरी हाँ, उत्पादन आहार। ठीक है, और ये उत्पादन आहार हमेशा जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, जो जीवन निर्वाह आहार है उसके क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त। अब देखो जीवन निर्वाह आहार है वो तो सभी को एक जैसा चाहिए, चाहिए ना। अब उत्पादन देगा तो उसको अतिरिक्त एनर्जी की क्या होगी, आवश्यकता, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कब मिलेगी, जब हम उसको क्या देंगे, अतिरिक्त आहार देंगे, देंगे ना। जैसे मैंने बताया था श्वसन होता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक दूसरे से, कैसे सर, कैसे जुड़े हुए। अब प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, भोजन। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना है उस भोजन को ही हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं ना। पौधे सूर्य से क्या ले रहे हैं, 100% एनर्जी, उसका 10% कौन ले रहे हैं,
हम ले रहे हैं ना। अब वो बेटा भोजन है, जब भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन का क्या होगा, डिकम्पोजिशन। ग्लाइकोलाइसिस बताई थी मैंने, याद है क्या ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोज का कब टूटेगी, जब श्वसन में जो हमने ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस क्या बनेगी, H2O बनेगी, और यहां से क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी। क्या निकलेगी, एनर्जी, जिसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न कार्य करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त हमें जो आहार देंगे वो कैसा आहार होगा बेटा, उत्पादन, जो किसके पर्पज से, उत्पादन के पर्पज से। ठीक है, जैसे दूध उत्पादन है या कार्य करवाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं आहार निर्धारण, डाइट डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहला आता है शुष्क पदार्थ, कि पशुओं को शुष्क पदार्थ कितना देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आहार का निर्धारण करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वजन और उत्पादन। वजन और उत्पादन, पशु का कितना वजन है और कितना उत्पादन है। ठीक है, आपका आहार है, एक पशु का प्रजनन जो करवाते हैं। ठीक है, आयु की बजाय पशु के वजन को ध्यान में रखते हुए हम प्रजनन करवाते हैं। ठीक है, आयु ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वजन क्या है प्रजनन करवाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो आयु की बजाय वजन को ज्यादा क्या दिया जाता है, प्रजनन में महत्व है। यही महत्व किस में दे रहे हैं हम, आहार में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, आहार में। ठीक है, तो पहला है भैंस को प्रति 100 किलो वजन पर 3 kg क्या देंगे, शुष्क पदार्थ देना चाहिए। कितना केजी, 3 kg। ठीक है, बफेलो शुड बी गिवन 3 kg ड्राई मैटर पर 100 kg वेट। अगर 100 kg है, 100 kg वेट है तो कितना दोगे बेटा, 3 kg। 200 होगा तो कितना हो जाएगा, 6 kg। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 100 kg पर कितना देंगे, 3 kg। ठीक है, फिर है काउ बुल एंड काफ शुड बी गिवन 2.5 kg ड्राई मैटर पर 100 kg। आपकी गाय है, बैल है और बछड़ा है, इनको 100 kg पर कितना देंगे बेटा, 2.5, या कह सकते हो 2 किलो 500 ग्राम। कितना दोगे, 2 किलो 500 ग्राम शुष्क पदार्थ। शुष्क का मतलब सूखा चारा। ठीक है, और सूखा चारा इसलिए दिया जाता है कि बेटा पशु को ये आभास होता रहना चाहिए कि मेरा पेट भरा हुआ है, पेट खाली खाली नहीं रखना, क्योंकि सूखे चारे में रेशे की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। रेशे की मात्रा क्या होती है, अधिक। और रेशा है वो किसका बना होता है, लिग्निन और सेल्यूलोज। किसका बना होता है, लिग्निन और सेल्यूलोज का बना। किसका बना होगा, लिग्निन और सेल्यूलोज का। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है बेटा अपना, नेक्स्ट है दाने मिश्रण की मात्रा। पहला क्या दे रहे थे, शुष्क पदार्थ, अब क्या देना है, दाना मिश्रण। तो दाने मिश्रण में याद रखो, दाने मिश्रण में 40% रताब, रताब क्या है, सीरियल्स। ठीक है, दानेदार रखोगे। ठीक है, जैसे गेहूं है। ठीक है, 40% क्या रखोगे, खली, जो बांट देते हो ना, बांट। ठीक है, उस बांट में कितना, 40% क्या होना चाहिए, दाना। गेहूं वगैरह देते हैं पशुओं को। ठीक है, खली देते हो आप, बिनोला की खल है, साधारण भाषा में खड़ बोलो, खड़ दो भैसन, गाय भैसन, है ना। तो खल है वो कितनी दोगे, 40%, और 20% चोकर। चोकर क्या होता है, छाणस, जानते हो छाणस, गेहूं का आटा छानते हो छाणस, वैसे चोकर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, चोकर। चोकर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए चलो फिर नेक्स्ट आता है जीवन निर्वाह आहार के लिए, जीवन निर्वाह आहार के लिए। ठीक है, एक बात ध्यान में रखोगे कि खनिज जो दाने का जो मिश्रण है, ठीक है, दाने का मिश्रण, कुछ ऐसे आपके दाने होते हैं जिनका बीज का आवरण कठोर होता है। ठीक है, जो पशु के पेट में पच नहीं पाते, जैसे बिनोला देते हो आप, जिसको साधारण भाषा में काकड़ा बोलते हैं। काकड़ा इतना हार्ड होता है कि डायरेक्ट अगर पशु को खिला दिया तो गोबर में वैसा का वैसा आ जाएगा, उसका डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता। ऐसे दाने हैं, उनको या तो रात को भिगो दो। ठीक है,
या उनको क्या कर दो, उबाल दो। उबालते नहीं हो तो क्या कर दो, पीस के दे दो, दलिया बना के। क्या बना के, दलिया बना के। क्लियर, ठीक है। एक कांकड़ा में मिलता है गोसीपोल। कौन सा मिलता है, गोसीपोल तत्व मिलता है। कौन सा तत्व है, गोसीपोल। ठीक है ना, वो क्या होता है, पशुओं के लिए जहरीला होता है। ठीक है, याद रख लोगे। देखो काकड़ा किसको बोलेंगे हम, कपास के बीजों को। कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम गोसीपोल, गोसिपियम गोसीपोल। ठीक है, गोसीपोल क्या मिलता है इसमें, जहरीला तत्व मिलता है जो पशुओं के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो फिर आता है जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह के लिए कितना देना है हमें दाना मिश्रण। ठीक है, पहला जीवन निर्वाह के लिए दाना मिश्रण, तो कितना देते हैं बेटा, 1.5 से 2 kg दाना प्रतिदिन, दाना मिश्रण देते हैं जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, अगर हरे चारे की उपलब्धता है तो ये दाने मिश्रण को हम कम कर सकते हैं। हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता रहती है तो दाने मिश्रण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं उत्पादन दाना। ठीक है, अब उत्पादन दाना क्या है बेटा, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त देंगे हम। किसके अतिरिक्त, जीवन। तो उत्पादन दाना गाय को 3 लीटर दूध पर, अगर गाय में कितना लीटर दूध है दे रही है, 3 लीटर दूध दे रही है, तो कितना केजी, 1 kg दाना मिश्रण प्रतिदिन देते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी क्या आ जाएंगी, रातब भी आ जाएगा, खली भी आ जाएगी और सोकर भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 kg दाना, कितना केजी, 1 kg दाना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो चलो, नेक्स्ट आता है फिर कार्य करने वाले बैलों की। कार्य करने वाले बैल, अब कार्य के आधार पे 3 भागों में बांट देते हैं इसको। कितने भागों में, 3 भाग। कुछ बैल ऐसे होते हैं जो हल्का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ बैल ऐसे हैं जो गाड़ी खींचते हैं और वो भी हल्के सामान में गाड़ी खींचते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा भारी काम करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा भारी काम करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला आ गया सामान्य कार्य करने पर, कितना देंगे, 1 से 1.5 kg। कितना, 1 से 1.5 kg। अगर मध्यम कार्य कर रहे हैं तो कितना देंगे, 2 से 2.5 kg। कितना दाना देंगे, 2 से 2.5 kg। ठीक है, अगर बाहरी कार्य कर रहे हैं तो कितना देंगे बेटा, 3 से 4 kg। कितना, 3 से 4 kg। ठीक है, अब आप बोलो सर ऐसे काम करवा लेंगे, क्या जरूरी है ना। तो बेटा सही अगर पोषण नहीं दोगे, ठीक है, तो उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम आ जाएगी। आज तो बैलों का इतना उपयोग नहीं है क्योंकि मशीनों का उपयोग ज्यादा होने लग गया। ठीक है, पहले क्या थी, सारा जो कृषि का कार्य हुआ करता था या तो ऊंटों से हुआ करता था या बैलों से। ठीक है, अब मशीनरी ज्यादा, मशीनरी का यूज होने लग गया, जैसे ट्रैक्टर आ गया है। ठीक है, तो ट्रैक्टर आने से क्या हो गया, बैलों की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, पहले ऐसे बोली लगती थी, जैसे आज ट्रैक्टर की 4-4, 5-5 लाख रुपए लेते हैं ना, वैसे बैलों के भी कभी भाव हुआ करते थे। ठीक है, वो समय था उनका। ठीक है, क्या था, समय, मेले लगते थे, पशु मेले लगते थे। आजकल तो ज्यादातर या तो दुधारू पशुओं या कोई घोड़ी है या ऊंट है, इनकी बिक्री होती, लेकिन उस टाइम बैलों की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, और राजस्थान में सबसे अच्छे जो बैल माने जाते थे वो किसके माने जाते थे, नागौरी नस्ल के। ठीक है, कहावत भी है कि नागौर का बैल चोखा मानस चोखा। ठीक, पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आदमी चोखा को नहीं, बैल बहुत चोखा। नागौर का आदमी चोखा को नहीं, बैल बहुत चोखा। ठीक है ना, तो बैल बहुत अच्छे हुआ करते थे, स्वाय चाल के लिए प्रसिद्ध थे, शक्तिशाली बैल हुआ करते थे। ठीक है, तो समय की बात है बेटा, पहले बैल थे, वो क्या थे बेटा, उनका भी नाम हुआ करता था, है ना। वैसी बात है बेटा, पहले पूछते थे कि थारा लड़का है, हमारी छोरी को ब्याह कर दिया, है ना, वैल्यू थी। और आज कोई नहीं पूछता, नहीं पूछते ना, है ना। आज कोई की लड़की हो जाए तो वो भी यही खगो, कोई ना कोई न कोई आके पगात्या बैठा, वो सिराना तो बैठा ही कोनी। और छोरो हो जाए ना, आगलन पगात्या बैठना पड़ा ना, है ना। तो वो वैल्यू है समय की बात। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। चलो चलो चलो, देखो फिर है बेटा, नेक्स्ट है 6 माह। कितने माह, 6 माह।
या अधिक अवधि की गर्भवती गाय को 1 से 1.5 केजी क्या देना चाहिए, अतिरिक्त आहार देना चाहिए। क्या देना चाहिए, अतिरिक्त आहार। ठीक है ना, क्लियर। अगर आपकी गाय 6 महीने की गर्भवती है या इससे ज्यादा है तो आप क्या करोगे, 1 से 1.5 केजी ज्यादा क्या दोगे, आहार दोगे। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, फिर बात करते हैं खनिज लवण की। ठीक है, तो खनिज लवण भी आवश्यक है। जैसे कैल्शियम की अगर कमी हो गई तो पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, दुग्ध जवर। कौन सा होता है, दुग्ध जवर। पशु निठल्ला सा बैठा रहता है, पशु की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो दाना खनिज लवण देने भी क्या है, जरूरी। अब खनिज लवण के लिए बेटा बाजार में अलग अलग खनिज लवण के मिश्रण उपलब्ध है। जैसे मेंडिक नाम से आता है, सुदिमिडिक, केटिलमीन आदि के नाम से आता है। तो इनकी आदि क्या मिश्रण उपलब्ध होते हैं, इसकी कितनी मिश्रण की कितनी मात्रा देनी चाहिए, 20 से 25 ग्राम। कितनी दोगे, 20 से 25 ग्राम। ठीक है, फिर बात करते हैं पशु को 30 ग्राम सादा नमक देना चाहिए। 30 ग्राम क्या देना चाहिए, सादा नमक। अगर किसी पशु में गैस की समस्या हो, जैसे बहुत से पशुओं में गैस की समस्या हो, तो एक देखते हो पत्थर सा रखा रहते हैं, रखते हैं ना, उसकी जो नांद होती है, लाश होती है, ठीक है, वो रख देना चाहिए ताकि उसको क्या है, खनिज लवण मिलते रहे और गैस की समस्या क्या हो, कम हो। ठीक है, वो पत्थर इसीलिए रखते हैं ताकि उसको खनिज लवण मिले और गैस की समस्या ना हो। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। फिर है गर्भवती गाय का आहार। अगर आपकी गाय क्या है, गर्भवती है, तो कितना आहार देना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी गाय है वो 5वें माह, 5 माह की गर्भवती है, कितने माह की, 5वें माह के बाद, ठीक है, हम कितना देंगे, हरा चारा कितना देते हैं, 10 केजी। कितना देंगे, 10 केजी। ठीक है, दाना कितना देते हैं, 1 केजी। कितना देंगे, 1 केजी। अगर 7 माह बाद की अगर हम बात करें तो कितना दाना कितना देंगे बेटा, 1.5 केजी। दाने की मात्रा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि बेटा गर्भवती को ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक तो खुद का है शरीर, एक दूसरा बच्चा है, 2 शरीर हो गए ना, तो दाने की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम दाने की मात्रा क्या कर देंगे, 7वें मंथ में बढ़ा देंगे, कितनी, 500 ग्राम। ठीक है, फिर 8वां महीना तो फिर कितनी बढ़ा देंगे, 500 ग्राम बढ़ा देंगे। ठीक है, 1.5 से कितनी हो जाएगी, 2 केजी। कितनी हो जाती है, 2 केजी। 9वां मंथ, 9वां मंथ या इसको कह सकते हो अंतिम महीना, लास्ट मंथ, क्या कह सकते हो, अंतिम महीना या लास्ट मंथ। 9 महीने का ही गर्भकाल होता है, इतना ही होता है ना गाय का। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, 9 महीने बाद क्या करेंगे, 2.5 से 3 केजी हम क्या कर देंगे, दाने की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, 500 से 1 केजी मात्रा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। फिर आता है बेटा, गर्भवती गाय को जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त 50% अलग से पोषक तत्व, ठीक है, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त क्या करेंगे, 50%। जैसे देखो जीवन निर्वाह में कितने दे रहे थे, ये रहा, देखो जीवन निर्वाह में कितना दे रहे थे, 1.5 से 2 केजी। ठीक है, अब इसका 50% निकाल दो, 2 केजी के हिसाब से निकाल दो 50%। ठीक है, कितने हो गए, 5 दूनी 10, 1 केजी। कितना हो जाएगा, 1 केजी। ठीक है, इस प्रकार निकाल लोगे तो 1 केजी क्या करोगे, अतिरिक्त कितना दोगे, 3 केजी। कितना दे रहे हो, 3 केजी अलग से पोषक तत्व तथा 1 से 2 केजी अलग से दाना मिश्रण प्रतिदिन देना चाहिए। उतना ही आ रहा है, 1 से 2 केजी, 50% दे तो 1 केजी, 1 से 2 केजी अतिरिक्त क्या देंगे, हम दाना देते हैं। फिर आता है दुधारू गाय का आहार। ये कैसा आहार कहलाएगा बेटा, उत्पादन आहार। कैसा आहार कहलाएगा, उत्पादन आहार। कैसा आहार कहलाता है, उत्पादन आहार। ठीक है, ये कैसा कहलाएगा, उत्पादन। अब उत्पादन आहार, उत्पादन आहार बेटा अगर बात करें तो उसमें दूध उत्पादन भी आ सकता है, मांस उत्पादन भी आ सकता है, अंडा उत्पादन भी आ सकता है। मुर्गियों को कैसा देंगे, अंडे के लिए दे रहे हैं तो अंडा उत्पादन हो गया, मांस प्राप्त कर रहे हैं तो कैसा हो गया, मांस उत्पादन हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, दुधारू गायों का आहार है,
दूध उत्पादन के पर्पज से आहार देंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, उत्पादन आहार। ये उत्पादन आहार कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आज जो पढ़ाया था वो एक बार फिर से बता देता हूँ। पशु पोषण पढ़ा था। पशु पोषण में सबसे पहले हम पोषण की जो गणना है या आहार का जो निर्धारण है वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उत्पादन और वजन के। ठीक है, दूसरा जो आप पशुओं को रातब देते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, 17% पाच्य प्रोटीन और 7% क्या होनी चाहिए, कुल पाच्य पदार्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कुल पाच्य पदार्थ। फिर आहार की अगर बात करें तो 24 घंटे में जो खाने के लिए दिया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। फिर भोज्य पदार्थ, आहार के किसी एक अवयव को हमने क्या कहा था, भोज्य पदार्थ। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट, आहार में पाए जाने वाले सभी अवयवों को हमने क्या कहा था, न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व कहा था। फिर संतुलित आहार, जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में और सही सही अनुपात में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, संतुलित आहार। फिर था जीवन निर्वाह आहार, तो पशु के स्वास्थ्य, शरीर के तापमान और वजन को यथावत बनाए रखने के लिए जो आहार देंगे वो क्या कहलाएगा, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह। उत्पादन आहार, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन की दृष्टि से दिया जाने वाला आहार क्या कहलाएगा, उत्पादन आहार। क्या कहलाएगा, उत्पादन। फिर बात करते हैं आहार निर्धारण, तो शुष्क पदार्थ की अगर बात करें तो भैंस है तो भैंस को 100 केजी बार पर कितना शुष्क पदार्थ देंगे, 3 केजी। गाय गाय है, बैल है या आप कह सकते हो बछड़ा है तो उसको कितना देंगे, 100 केजी पर 2.5 केजी। फिर है दाने मिश्रण की अगर बात करें तो दाने मिश्रण में 40% क्या रखोगे, रातब रखोगे या सीरियल्स रखोगे, 40% क्या रखोगे, खली, और 20% क्या रखोगे, चोकर। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन निर्वाह आहार में कितना दाना मिश्रण देंगे, तो कितना 1.5 से 2 केजी। उत्पादन में कितना देंगे, 1 केजी। ठीक है, उत्पादन आहार में गाय को 3 लीटर दूध पर कितना देंगे, 1 केजी। भैंस को 2.5 लीटर पर कितना देंगे, 1 केजी। फिर है कार्य करने वाले बैल 3 प्रकार के थे, सामान्य कार्य करने पर 1 से 1.5, मध्यम कार्य करने पर 2 से 2.5 केजी, भारी कार्य करने पर 3 से 4। अगर गाय आपकी गर्भवती है 6 महीने की या इससे अधिक की है तो आप क्या करोगे बेटा, 1 से 1.5 केजी अतिरिक्त क्या दोगे उसको, दाना मिश्रण। क्या देते हो, दाना मिश्रण। फिर खनिज लवण की अगर बात करें तो 20 से 25 ग्राम जो बाजार में खनिज मिश्रण उपलब्ध है, किस किस नाम से, मेंडिक, सुडोमिडिक, केटलमीन, ये क्या है, बाजार में उपलब्ध दाना मिश्रण है। इसके 20 से 25 ग्राम मात्रा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप क्या दोगे बेटा, 30 ग्राम नमक। क्या देते हो, 30 ग्राम सादा नमक। फिर है गर्भवती गाय का आहार, तो 5वें माह के बाद, गर्भधारण के 5वें माह के बाद हम हरा चारा कितना देते हैं, 10 किलो। दाना कितना देंगे, 1 केजी। 7वें माह के बाद 1.5, 500 ग्राम बढ़ा देंगे। 8वें माह बाद फिर 500 ग्राम कितना हो जाएगा, 2 केजी। और 9वें या अंतिम माह में कितना, 500 से 500 ग्राम से 1 केजी बढ़ा देते हैं, तो 2.5 से कितना हो जाएगा, 3 केजी। ठीक है, फिर आता है बेटा गर्भवती गाय को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त 50% क्या देने चाहिए, अलग से पोषक तत्व, और 1 से 2 केजी क्या देना चाहिए, दाना मिश्रण। ठीक है, फिर आता है उत्पादन आहार जो कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक आया समझ में। चलो तो कल पढ़ेंगे उत्पादन। थैंक यू।